रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी केवल ये बोलती है कि मुझे केवल और केवल 1 सेंटीमीटर की वॉल्यूम से मतलब है। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है केमिस्ट्री उड़ान यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन तक कंप्लीट कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाला है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस बेटा, आइए सीखते हैं, शुरू करते हैं। देखो यार, आज हमें पढ़ना क्या है, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। बेटा इसको पढ़ने से पहले हम इसका माहौल बना लेते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का क्या मतलब है। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जनरली जब आप किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस या सोल्ट को वाटर में डालते हैं, तो वाटर में डालने पर वो एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बना लेता है। अब उस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन से आपको कितनी करंट या कितने कंडक्टेंस मिल रही है, ये हमें इस वीडियो में स्टडी करना बेटा। ये कुछ टॉपिक्स हैं, ये कुछ टर्म्स हैं जिनसे हमें फॉर्मूला मिलेगा और जिनसे हमें कुछ डेफिनेशन मिलेगी, ये भी हमें इस वीडियो में डिस्कस करना है। तो बेटा वन बाय वन हम इसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। पहला क्या बेटा, रेजिस्टेंस, फिर आपका कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। बेटा टोटल आपकी 6 टर्म्स हैं। इन 6 में मोस्टली बच्चा कंफ्यूज रहता है बेटा। हम कोशिश करेंगे कि इन 6 में आप पूरी तरह से क्या कर ले, डिफरेंशिएट कर ले। गुरु ज्ञान क्या है सर, जो बच्चे पहली बार मुझसे पढ़ रहे हैं या जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि गुरु ज्ञान में मैं वो चीजें लिखवाता हूं जो पूरे चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट या पूरे टॉपिक की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपको आनी ही चाहिए बेटा। मतलब पूरे चैप्टर का सार आपको, पूरे टॉपिक का सार आपको किसमें मिल जाएगा बेटा, गुरु ज्ञान में मिल जाएगा। तो देखो यार, मैं एक लाइन में इन 6 टॉपिक्स का आपको डिफरेंशिएट बता देता हूं, जिससे आप अपने पूरे जीवन काल में कभी भूलेंगे नहीं। तो देखो यार, क्या करना है, गुरु ज्ञान में मैं आपको क्या लिखवाने की कोशिश करूंगा। देखिए, आर क्या है आपका, रेजिस्टेंस, आर रेजिस्टेंस, जी फॉर कंडक्टेंस, लैम्डा एम मोलर कंडक्टेंस होता है, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बेटा ये सब के सब पूरे सॉल्यूशन के लिए फाइंड किया जाता है। पूरे सॉल्यूशन के लिए फाइंड किया जाता है। मतलब बेटा मैं बोलना चाहता हूं कि आपकी 4 टर्म्स है, रेजिस्टेंस जिसको आप आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कंडक्टेंस लैम्डा है मोलर कंडक्टेंस, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये हमेशा बेटा पूरे सॉल्यूशन के लिए ही कैलकुलेट या फाइंड किया जाता है। जबकि लेकिन किंतु परंतु आप एक चीज समझें, जबकि रो क्या है बेटा, रेजिस्टिविटी, और क्या है आपकी कप्पा। बेटा कंडक्टिविटी को कप्पा से रिप्रेजेंट किया जाता है, पप्पा नहीं है, क्या है, कप्पा है, कप्पा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये केवल ओनली 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए फाइंड किया जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस गुरु ज्ञान के बाद आप कभी भी इन 6 टर्म्स में कंफ्यूज नहीं होंगे बेटा। तो हम वन बाय वन इन पूरी टर्म्स को पढ़ने की, समझने की पूरी कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपना टॉपिक क्या है, कंडक्टेंस। सबसे पहले अपना टॉपिक क्या बेटा, कंडक्टेंस, जिसको आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जी से रिप्रेजेंट करता है। क्या होता है सर कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक या मेटेलिक कंडक्टेंस की एक प्रॉपर्टी होती है जो करंट फ्लो क्या करती है, सपोर्ट करती है। कहीं पर अगर आपका करंट का सपोर्ट हो रहा है किसी कंडक्टर में, तो उसको आप क्या बोलते हैं बेटा, कंडक्टेंस बोलते हैं। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं, कंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस।
कंडक्टेंस जो होता है वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। सर रेजिस्टेंस क्या होता है ये भी देख लो यार, बचपन में हमने ओम फ्लो पढ़ा है। तो देखो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आपने फिजिक्स में भर भर के पढ़ा है। ओम्स लॉ के लिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि जितने भी मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स होते हैं सबके सब ओम्स लॉ को ओबे करते हैं। क्या होता है सर ओम्स लॉ? ये होता है V इक्वल टू I R, मुझे R4 रेजिस्टेंस निकालना है तो R4 रेजिस्टेंस इक्वल टू V अपॉन I। सर यहाँ पे V क्या है बेटा? V है पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा पोटेंशियल डिफरेंस, I कैसे करंट है। तो अगर मैं यहाँ से रेजिस्टेंस R की यूनिट फाइंड करना चाहूँ तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस R क्या बेटा? ओम्स होती है। ये आप बचपन में पढ़ के आ चुके हैं। और ओम्स को आप रिप्रेजेंट करते हैं बेटा किससे? इस सिंबल से। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी क्या नहीं है, बड़ा ही सिंपल। इस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कौन है बेटा? कंडक्टेंस। तो यहाँ पर अगर मैं यूनिट ऑफ कंडक्टेंस की बात करूं तो बेटा यूनिट इस ओम की क्या हो जाएगी? रेसिप्रोकल होगी। इस की रेसिप्रोकल होगी, क्या होगी बेटा? ओम इनवर्स होगी। ओम इनवर्स को आप ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा। ओम इनवर्स को मोह भी बोला जाता है, MHO, जिसको आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी एक और यूनिट होती है साइमेंस, SIEMENS, जिसको बेटा आप कैपिटल S से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब हमें यहाँ पे कंडक्टेंस कितनी यूनिट मिल गई बेटा? 3 यूनिट मिल गई। कंडक्टेंस क्या है? G इक्वल टू 1 अपॉन R, बिल्कुल सही। सर रेजिस्टेंस क्या है? V अपॉन R इक्वल टू V अपॉन R। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए बेटा। कहानी को आगे बढ़ाते हैं बड़े ही आराम से। अगला टॉपिक क्या है देखिए आप। सर अगला हमें पढ़ना है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है रो से। ये जो सिंबल आपको दिख रहा है इसको रो बोला जाता है बेटा। आप बात समझिए कि यहाँ पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात हो रही है और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात हो रही है। इसका मतलब किसी एक स्पेशल जगह के लिए आपको क्या फाइंड करना है बेटा? रेजिस्टेंस फाइंड करना है। और मैं इसके लिए ऑलरेडी आपको गुरु ज्ञान में बता चुका हूं कि जो रेजिस्टिविटी होती है ये केवल और केवल 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए ही कैलकुलेट की जाती है। तो आपके दिमाग में अब ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि रेजिस्टेंस तो पूरे सॉल्यूशन के लिए फाइंड किया है मैंने, जबकि जो मेरी रेजिस्टिविटी है वो केवल और केवल 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए ही कैलकुलेट करनी है बेटा। तो देखो होता क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इट्स लेंथ, मतलब लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये क्या बोलना चाहता है? देखो यार ये बोलना चाहता है कि आपका R4 रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? R के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके बेटा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? A से। प्रोपोर्शनल का साइन जब मैं यहां से हटाऊंगा तो R इक्वल टू क्या रहेगा बेटा? रो L अपॉन A। ये जो रो आया है ना, ये रो मेरी क्या बेटा? रेजिस्टिविटी है। तो अगर मैं यहां से रो की वैल्यू निकालूं तो रो क्या जाएगा बेटा? R A अपॉन L, राल। रो इक्वल टू क्या है बेटा? R A अपॉन L, जिसको आप राल से भी याद कर सकते हैं। अगर हम इसकी यूनिट को फाइंड करने की कोशिश करें तो देखो बेटा रेजिस्टेंस की यूनिट क्या आती है? ओम। A क्या है? एरिया है, और एरिया की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट क्या बेटा? सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ की यूनिट क्या है सर? सेंटीमीटर होती है यार, सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। तो अपने पास यूनिट क्या आएगी? यूनिट ऑफ रो क्या आ जाएगी बेटा? ओम सेंटीमीटर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको यूनिट पता होना जरूरी है बेटा, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल करेंगे ना
तो न्यूमेरिकल करते टाइम कुछ ऐसी वैल्यू आपके सामने दी गई होगी जो आप क्वेश्चन को पढ़ के नहीं पता लगा पाएंगे। तो उन वैल्यू को आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि उन यूनिट के पीछे दी गई, उस वैल्यू के पीछे दी गई यूनिट को, उस वैल्यू के पीछे दी गई यूनिट को देखकर आप पता लगा पाएंगे कि ये वैल्यू किसकी बेटा। इस वजह से इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में आपके लिए यूनिट्स का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है बेटा। तो हमारे लिए रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या है बेटा, ओम सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर है बेटा। ये क्या माहौल है सर, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं बेटा। ये एक तरह का कंडक्टिविटी सेल है, ये एक तरह का कंडक्टिविटी सेल है। इस कंडक्टिविटी सेल में हमें कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी क्या करना है, मेजर करना है। आप यहाँ पे एक चीज देखें कि यहाँ पे ये दो क्या लगे हुए हैं, इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड है बेटा, यहाँ पर प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लिए हुए हैं बेटा। किसके इलेक्ट्रोड, यहाँ पर प्लेटिनम के। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि कंडक्टिविटी सेल में, इस कंडक्टिविटी सेल में हमने यहाँ पर प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड ही क्यों लिए हैं? क्या हम किसी दूसरे मेटल का इलेक्ट्रोड ले सकते हैं क्या? आप ये चीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं बेटा। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोड किसका लिया है, प्लेटिनम का लिया है। इस प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना था, ए, ये रहा। इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस कितना ले रहा हूं बेटा मैं, एल। दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस कितनी बेटा, एल है। इसको मैं लिख भी देता हूं कि आपके पास एल क्या है सर, मेरे पास एल है डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, डिस्टेंस बिटवीन क्या बेटा, इलेक्ट्रोड। और एरिया क्या है बेटा मेरा, जितना इलेक्ट्रोड आपका इलेक्ट्रोलाइट में डिप्ड होगा, दोबारा से, जितना इलेक्ट्रोड आपका इलेक्ट्रोलाइट में डिप्ड होगा वही उसका क्या होगा बेटा, ए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए क्या है, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइट, डिप्ड इन बेटा इलेक्ट्रोलाइट। यहां तक चीजें क्लियर है, आगे कहानी। अब ये पूरा जो एक कंडक्टिव सेल है, इस कंडक्टिव सेल में मैंने एक सॉल्यूशन फिल किया हुआ है जिसका वॉल्यूम कितना बेटा, V सेंटीमीटर क्यूब। या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस कंडक्टिविटी सेल में मैंने V सेंटीमीटर क्यूब का कोई इलेक्ट्रोलाइट फिल किया हुआ है। तो देखो मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं बेटा, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर इफ मैं इस सेल में या इस फॉर्मूले में, समझिएगा आप अच्छे से, ए आपका क्या है, एरिया की वैल्यू कितनी ले लूं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ को मैं कितना मालूम था, 1 सेंटीमीटर। तो यहां पे जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, ए मल्टीप्लाई एल, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर। तो बेटा आपका वॉल्यूम कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब। हम भी तो ये चाहते हैं कि जो रेजिस्टिविटी है वो आप किसके लिए कैलकुलेट करें बेटा, केवल 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए कैलकुलेट करें। अब आप एक काम करें, आपने यहां से जो A इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रखा है और L की वैल्यू जो आपने 1 सेंटीमीटर मान ली, उन दोनों वैल्यू को आप इस वाले फॉर्मूले में पुट करते हैं। जब आप यहाँ पे A की वैल्यू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रखेंगे और L की वैल्यू को जब 1 सेंटीमीटर रखेंगे तो हमारे पास बेटा क्या आएगा सर, हमारे पास वहां पर रो इक्वल टू क्या आएगा, R। मैंने बोला ना स्टार्टिंग में कि आप किसी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए, किसी स्पेसिफिक एरिया के लिए रेजिस्टेंस को मेजर करना चाह रहे हैं, वो स्पेसिफिक जगह कितनी है बेटा, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए जितना मैं रेजिस्टेंस मेजर कर रहा हूं वो किसके बराबर है बेटा, रो रेजिस्टिविटी के बराबर है। आप इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करो। ये कंडक्टिविटी सेल है, इस कंडक्टिविटी सेल में 20 सेंटीमीटर क्यूब का आपका क्या फिल किया हुआ बेटा, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन फिल किया हुआ है। इस इलेक्ट्रोलाइट में अगर मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब तो ये होगा बेटा, और अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसकी लेंथ कितनी है, 1 सेंटीमीटर,
हाइट कितनी बेटा 1 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी कितनी बेटा इसकी 1 सेंटीमीटर। तो इस पूरे 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में से 1 सेंटीमीटर क्यूब की जो रेजिस्टेंस होगी वही क्या होगी, रेजिस्टिविटी होगी। दोबारा सुनिए आप, 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में से केवल और केवल 1 सेंटीमीटर क्यूब की जो रेजिस्टेंस होगी उससे आप क्या बोलते हैं बेटा, रेजिस्टिविटी रो बोला जाता है। बड़ा ही आसान है। उम्मीद है कि आपको ये पूरी चीज पूरी तरह से समझ आ गई होगी। हमने क्या क्या पढ़ा है सर? हमने ये पढ़ा है कि आपकी रेजिस्टिविटी किसके बराबर होगी? सर हमारी रेजिस्टिविटी किसके बराबर होगी? रेजिस्टेंस के। कब? 20 सेंटीमीटर क्यूब पर। सर इसका एक फॉर्मूला क्या है? रो इक्वल टू आर अपॉन एल, और फॉर्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा तभी आप इसके न्यूमेरिकल सोल्व कर पाएंगे बेटा। यूनिट क्या होगी ये भी हमें पता होनी चाहिए, ओम सेंटीमीटर बेटा। क्या यहां तक सभी बातें क्लियर है? क्या कहानी को आगे बढ़ाया जाए? देखो अगला टॉपिक क्या अपना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। जिसके भी आगे स्पेसिफिक लगा हुआ है मतलब स्पेसिफिक एरिया की बात कर रहा है, और वो स्पेसिफिक एरिया अपने लिए क्या है बेटा? केवल और केवल 1 सेंटीमीटर क्यूब। कहानी खत्म है। आपको इतनी सी बात याद रखनी कि स्पेसिफिक मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब की ही वो बात कर रहा है बेटा। तो देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, आपका जो कंडक्टिविटी होती है जिसको आप कप्पा से प्रेडिक्ट करते हो बेटा, इसका क्या है सिंबल है जिसको कप्पा बोला जाता है, KAPP, कप्पा बोला जाता है। कंडक्टिविटी जो कप्पा होती है बेटा, कंडक्टिविटी कप्पा जो होती है ये इक्वल होती है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी पढ़ क्या है? तो कप्पा इक्वल टू 1 अपॉन रो की वैल्यू अगर मैंने फॉर्मूले से निकाली तो रो क्या होगा? रो क्या होगा? 1 RA अपॉन L। ये L पर चला जाएगा बेटा। कप्पा की वैल्यू अपने पास क्या आ गई? कप्पा इक्वल टू L अपॉन R। कोई दिक्कत परेशानी? आप लोग अगर बुरा ना माने, बुरा तो नहीं मानेंगे ना, देखिए कप्पा इक्वल टू क्या मैं इसको 1 अपॉन R लिखूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। और इसको मैं क्या लिख दूंगा? L अपॉन A। 1 अपॉन R और क्या लिख दूं इसको? L अपॉन A। बट अपन थोड़ी देर पहले 1 अपॉन R की वैल्यू फाइंड कर क्या है सर? 1 अपॉन R अपने लिए क्या था? G, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल किसके बराबर था? रेजिस्टेंस के बराबर था। तो 1 अपॉन R को मैंने क्या कर दिया? G फुल कंडक्टेंस कर दिया। L अपॉन A किसके बराबर होता है सर? L अपॉन A बराबर होता है मेरा किसके? G स्टार। सर G स्टार क्या होता है? आप 2 मिनट रुकिए, G स्टार को भी हम क्या कर लेंगे? क्लियर कर लेंगे बेटा। तो अब यहाँ पर मेरी जो कंडक्टिविटी है, अब यहाँ पर मेरी जो कंडक्टिविटी कप्पा है बेटा वो किसके बराबर होगी? वो किसके बराबर होगी बेटा? कंडक्टेंस मल्टीप्लाई सेल कांस्टेंट। G स्टार को क्या बोला जाता है? सेल कांस्टेंट। तो देखो यार कंडक्टिविटी कप्पा इक्वल टू कंडक्टेंस मल्टीप्लाई G स्टार को बोला जाता है क्या बेटा? सेल कांस्टेंट बोला जाता है नन्हे मुन्ने बच्चों। कहानी का बोलना नहीं है। यहां तक सब चीज क्लियर है क्या सर? क्लियर है। कहानी को ये फिर से वो मेरा कंडक्टिव सेल बहुत शॉर्ट में मैंने इसको बनाया। प्लेट का इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना बेटा? A। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी बेटा? वही आपकी कितनी है? L है। इसमें कोई एक इलेक्ट्रोलाइट फिल किया हुआ है? बिल्कुल सर, ये फिल कर दिया, ये फिल कर दिया, पूरा फिल किया हुआ है, जिसका वॉल्यूम कितना है बेटा? 20 सेंटीमीटर क्यूब है। मैं आपको एक चीज बता दूं, कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे, कंसेप्ट आपको इससे मिलेगा। तो इसके ऊपर मैं क्या डालता हूं? इंपॉर्टेंट
एल कितनी है, लेंथ, ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। फिर से बात को समझिए कि अगर इफ ए बराबर कितना ले लूं बेटा, फिर से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और एल बराबर कितना ले लूं 1 सेंटीमीटर। आप लोगों के दिमाग में अगर ये चीज आ रही है ना कि सर आप बार बार एरिया को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों ले रहे हैं और लेंथ को 1 सेंटीमीटर क्यों ले रहे हैं, तो बेटा इस चीज का आंसर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी केवल और केवल 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के लिए ही फाइंड की जाती है बेटा। तो यहां से मेरा वॉल्यूम क्या ले रहा हूं, V इक्वल टू L अपॉन A, बोले तो 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बेटा V बराबर क्या आ गया 1 सेंटीमीटर। यहां तो चीजें क्लियर है बेटा। अब A की वैल्यू को फिर से याद रखो, L की वैल्यू को फिर से याद रखो। जब आप इस फॉर्मूले में L और A की वैल्यू जो कितनी है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और 1 सेंटीमीटर है, जब आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे बेटा तो वो कितनी आ जाएगी, या फिर मैं ऐसा करूं इस वाले को एक को स्टेप में लिख देता हूं बेटा कि कप्पा बराबर क्या हो गया 1 अपॉन आर, मैंने क्या लिखा G और L अपॉन A को मैं ऐसा कैसे रहने देता हूं गीला GLL। तो बेटा अब इस फॉर्मूले में आप क्या करें, L और A की वैल्यू रखें, तो उस कंडीशन में आपकी जो कंडक्टिविटी वो किसके बराबर रहेगी बेटा, कंडक्टेंस के बराबर रहेगी। 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए कंडक्टेंस किसके बराबर होगी बेटा, कंडक्टिविटी के बराबर। फिर से वही बात कि सर 20 सेंटीमीटर क्यूब में से, सर 20 सेंटीमीटर क्यूब में से जब मैंने 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए कंडक्टेंस फाइंड करना चाहा, तो बेटा इसकी लेंथ कितनी होगी इस क्यूब की, वही बेटा 1 सेंटीमीटर से, इसकी हाइट कितनी होगी बेटा 1 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी होगी बेटा 1 सेंटीमीटर। अब इस 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर जो कंडक्टेंस आपको मिलेगी वो किसके बराबर होगी, कप्पा के बराबर होगी। तो इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या होती है कि कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो बेटा इस 1 सेंटीमीटर क्यूब में जितने आयंस प्रेजेंट होंगे उन आयन की वजह से जो आपको कंडक्टेंस मिलेगी वो किसके बराबर होगी बेटा, कप्पा के बराबर होगी। यहां तक सब बातें क्लियर है क्या, बिल्कुल क्लियर है। सर जी स्टार क्या होता है, ये हम देख लेते हैं। सर जी स्टार होता है सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट को आप क्या बोलते हैं बेटा, जी स्टार से रिप्रेजेंट करता है। ये किसके बराबर होता है, सर ये बराबर होता है किसके, L अपॉन A। जी स्टार की वैल्यू क्या होता है L अपॉन। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो यूनिट क्या होगी बेटा, लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर और एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट बेटा क्या होगी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यूनिट ऑफ जी स्टार क्या हो जाएगा बेटा, सेंटीमीटर इनवर्स। ऊपर जाएगा 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर आपका कट हो जाएगा। यहां तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। क्या हम कप्पा की भी यूनिट फाइंड कर लें, कप्पा की यूनिट अगर फाइंड करना चाहूं तो देखिए यहां पे फाइंड कर सकता हूं। कप्पा कैसे हमारे पास, सर कप्पा है K बराबर 1 अपॉन R L अपॉन A। 1 अपॉन R की यूनिट क्या होगी बेटा, ओम इनवर्स। लेंथ की यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर, एरिया की यूनिट क्या होगी बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर फिर से कट हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा तो अपने पास यहां पर यूनिट ऑफ कप्पा क्या आ जाएगी बेटा, ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। यूनिट्स का आपको याद होना बहुत ही जरूरी है बेटा, कोई दिक्कत परेशानी। इस पूरे टॉपिक में आपको एक इंपॉर्टेंट बता दूं कि जो कप्पा है ना, जो आपका कप्पा है, जो आपका कप्पा है, ये केवल और केवल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कप्पा प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब। रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी केवल ये बोलती है
कि मुझे केवल और केवल 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम से मतलब है, चाहे पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना ही हो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है बेटा। रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी को केवल और केवल 1 सेंटीमीटर क्यूब से मतलब है, बाकी पूरे सॉल्यूशन के वॉल्यूम से मुझे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा कौन बोल रहा है? रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी। तो कप्पा प्रोपोर्शन क्या होगा? नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब बेटा। ठीक है, कंडक्टिविटी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बात हम और देख लेते हैं। देखो कप्पा एक तरह की इंटेंसिव प्रॉपर्टी बेटा कंडक्टिविटी है, और ये किस किस के ऊपर डिपेंड करती है? कप्पा डिपेंड्स ऑन दो चीजों पर डिपेंड करती है। पहला है नेचर ऑफ सॉल्यूशन। नेचर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है बेटा कि अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कप्पा की वैल्यू अलग अलग होगी। बोलो क्यों बेटा? वो इसलिए क्योंकि अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट से मिलने वाले नंबर ऑफ आयंस भी तो मुझे अलग अलग मिलेंगे ना। हो सकता है मुझे किसी इलेक्ट्रोलाइट से 2 आयन मिल रहे, हो सकता है किसी इलेक्ट्रोलाइट से मुझे 4 आयन मिल रहे, हो सकता है किसी इलेक्ट्रोलाइट से मुझे 6 आयंस मिल रहे हो बेटा। तो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट से मिलने वाले आयंस की वजह से आपकी कंडक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटा? नेचर ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर। दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करती है? नेचर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को चेंज करने पर कप्पा की वैल्यू भी क्या होगी? चेंज होगी। कैसे? या बड़े अच्छे से समझे बेटा। ऑन डिक्रीजिंग, ऑन डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन, हम कंसंट्रेशन क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं। कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने पर कप्पा भी क्या होता है बेटा? डिक्रीज होगा यार। और अगर आप कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर रहे हैं ना, इसका मतलब आप क्या करें बेटा? डाइल्यूशन को बेटा आप क्या करें? डाइल्यूशन को इंक्रीज कर रहे हैं। डाइल्यूशन इंक्रीज करने का मतलब ही हुआ कि आप इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर रहे, आप केवल और केवल उसमें वाटर एजेड सॉल्वेंट क्या कर रहे हैं? मिक्स कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं। डाइल्यूशन करने के लिए हमने उसमें क्या मिला है? वाटर मिला है। और जब वाटर मिलाया जाता है तो बेटा उस पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या हो गया? इंक्रीज हुआ है यार। वाटर ऐड करने पर पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम, वाटर ऐड करने पर पूरे वॉल्यूम का सॉल्यूशन क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। और अगर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ ना तो पर सेंटीमीटर क्यूब में आने वाले आयंस भी क्या हो गया? कम हो गए। और अगर पर सेंटीमीटर क्यूब में आने वाले आयंस कम हो गए ना, इसका मतलब फिर तो डेफिनेटली आपकी कंडक्टिविटी क्या होगी बेटा? कम होगी। ड्यू टू डिक्रीज नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस क्या होगा बेटा? डिक्रीज हो गए। ड्यू टू डिक्रीज नंबर ऑफ आयंस इन 1 सेंटीमीटर क्यूब। और ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा। मुझे कंडक्टिविटी क्या बोलती है कि मुझे केवल और केवल किससे मतलब है? मुझे केवल और केवल 1 सेंटीमीटर क्यूब से मतलब है। आपके पास वॉल्यूम कितना ही हो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। इस बात का और डिटेल में समझने की कोशिश करो यार। हमारे पास 20 सेंटीमीटर क्यूब का कोई सॉल्यूशन है, ये रहा। ठीक है, 20 सेंटीमीटर क्यूब का क्या अपने पास सॉल्यूशन, ये रहा 20 सेंटीमीटर क्यूब का अपने पास सॉल्यूशन। बेटा इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना? माना कि इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 100 सेंटीमीटर क्यूब है। और हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि इस 100 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर नंबर ऑफ आयंस कितना? टोटल नंबर ऑफ आयंस में कितना मान के चल रहे हैं? 10,000 आयंस पूरे सॉल्यूशन के अंदर। अगर मैं आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब, आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब फाइंड करना चाहूं तो कितना होगा? 10,000 अपॉन
100 इक्वल टू 100 आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब। सर मतलब ये हुआ कि पूरे सॉल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ आयंस कितना बेटा 10,000, लेकिन जब मैं बात करता हूं किसकी, 1 सेंटीमीटर क्यूब की, ये है ना मेरा 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो अभी इस 1 सेंटीमीटर क्यूब में बेटा कितने आयंस हैं, 100 आयंस है। इस वाले कंसेप्ट को मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। अगर अभी 100 आयंस है तो अगर मैं इसका डाइल्यूशन कर दूं, क्या करूं बेटा, डाइल्यूशन करने का मतलब है कि आपने इसमें क्या करवाया, एडिंग वाटर, आपने बेटा इसमें क्या मिला दिया, वाटर मिला दिया। बेटा वाटर मिलाने पर एक चीज बता दूं मैं आपको, वाटर मिलाने पर इसका जो वॉल्यूम है ना वो क्या हो जाएगा, वाटर मिलाने पर इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। अब देखो क्या फर्क हुआ, ये बिफोर डाइल्यूशन की है, ये बिफोर डाइल्यूशन का केस, जिसको मैं केस फर्स्ट बोल दूं बेटा, केस फर्स्ट, इसको मैं केस सेकंड बोल दूंगा यहां। कब, जब मैंने क्या किया, वाटर ऐड किया, वाटर ऐड करने पर माना कि अब इसका वॉल्यूम कितना हो गया, सर इसका वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब से बढ़ के कितना हो गया, 400 सेंटीमीटर क्यूब। सर नंबर ऑफ आयंस कितने रहेंगे, सर नंबर ऑफ आयंस पूरे सॉल्यूशन में अभी भी बेटा कितने रहेंगे, 10,000 आयंस रहेंगे। इस चीज को आप समझिए बेटा कि पूरे सॉल्यूशन में केवल आपने वाटर मिलाया है, आप इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट को चेंज नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट आपका अभी भी उतना ही है। और अगर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन आपका अभी भी उतना ही ना, इसका मतलब वॉल्यूम चेंज हो रहा है, टोटल नंबर ऑफ आयंस उतने ही हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे किसकी बेटा, 1 सेंटीमीटर क्यूब की, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में बेटा क्या होगा, आयंस इन पर सेंटीमीटर क्यूब, तो बेटा देखो कितना होगा, 10,000 अपॉन 400 कितना हो जाएगा बेटा, 25 आयंस किसमें बेटा, पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो बेटा जहां पर पहले 100 आयंस 100 आयंस 1 सेंटीमीटर क्यूब में था, तो अब वॉल्यूम बढ़ाने पर आयंस क्या हो गए, कम हो गए। और अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में आने वाले आयंस कम हो रहे हैं, इसका मतलब सिंपल सा फंडा है कि आपकी कंडक्टिविटी क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी, आपकी कंडक्टिविटी क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी। या आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब है, वॉल्यूम बढ़ाने पर इसके अंदर आने वाले आयंस की संख्या कितनी होगी, 25 आयंस हो गए बेटा। और अगर आयंस कितने हो गए, तो फिर आफ्टर डाइल्यूशन का ये वाला केस बन जाता है। चीजें क्लियर है बेटा, देख लो आप बहुत अच्छे से। चले बेटा आगे देखते हैं यार, आगे अपन ना क्या है, मोलर कंडक्टेंस, जिसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करता है। बट हमने कंडक्टेंस और कंसंट्रेशन के बीच में लिंक देख लिया। अब इन लिंक को हम दोनों टर्म से क्या करते हैं, और डिफाइन करते हैं, जो आपके मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। बेटा देखो यार, मोलर कंडक्टेंस का आप कब यूज करते हैं, जब आपको कंसंट्रेशन किस में दी गई हो बेटा, मोलरिटी में दी गई हो। क्या होता है, कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन अ गिवन सॉल्यूशन। मतलब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट से जो मुझे कंडक्टेंस मिल रही होगी वो किसके बराबर होगी बेटा, मोलर कंडक्टेंस के बराबर होगी। देखो यार, हमने 20 सेंटीमीटर क्यूब का कोई 20 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन लिया है, जिसमें हमने 1 मोल सोल्यूट डाला हुआ है। अगर मुझे इसके लिए मोलरिटी फाइंड करनी है, तो हम बचपन में पढ़ के आए हैं कि मोलरिटी क्या होती है बेटा, कैपिटल M बराबर मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बेटा मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना है,
चेक करें आप सर, वो है 1 मोल। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, V सेंटीमीटर, V सेंटीमीटर क्यूब में, तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर मोलरिटी कैपिटल में कितना आ गई, 100,000 अपॉन V। अगर मैं यहाँ से V वॉल्यूम निकालना चाहूँ तो कितना होगा, V इक्वल टू 1000 अपॉन कैपिटल M। V क्या है, V वो सॉल्यूशन है जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट पड़ा हुआ है। V वो सॉल्यूशन है जिसमें 1 मोल सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट बटा क्या है, पड़ा हुआ है। तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट यार, ठीक है। हमने अभी बात करके हम कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए बेटा किसके बराबर होती है, कप्पा के बराबर होती है। अगर मैं 20 सेंटीमीटर क्यूब के लिए बात करूं तो कितनी होगी, कंडक्टेंस ऑफ V सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर है बेटा, कप्पा मल्टीप्लाई V के। मतलब आप ये चीज समझो कि अगर ये मेरा 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो ऐसे ही बहुत सारे बेटा क्या होंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब होंगे, और टोटल वॉल्यूम कितना है, 20 सेंटीमीटर क्यूब है। नीट वाले बच्चों समझो कि अगर एक पेन का प्राइस 5 रुपीज है तो 2 पेन का प्राइस कैसे निकालते हो, 5 मल्टीप्लाई 2। तो मैंने भी तो वही किया ना कि 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए इतना है तो 20 सेंटीमीटर क्यूब के लिए कितना हो जाएगा, कप्पा मल्टीप्लाई V हो जाएगा बेटा। यही किसके बराबर है बेटा, यही क्या होता है, यही आपका कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, जिसको आप लैम्डा M से रिप्रेजेंट करते हैं, कप्पा मल्टीप्लाई V की वैल्यू पुट कर दो बेटा, V की वैल्यू कितनी है अपने पास, 1000 अपॉन कैपिटल M, तो कप्पा मल्टीप्लाई 1000 अपॉन कैपिटल M, ये अपने पास लैम्डा M का फॉर्मूला आ गया है बेटा। सर यहाँ पे कैपिटल M क्या है बेटा, कैपिटल यहाँ पे मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। चीजें क्लियर है, चलो इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं यार। कप्पा की यूनिट अभी अपन देख के आए, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। मोलरिटी क्या होगी, मोल अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो यूनिट ऑफ लैम्डा M, कैपिटल लैम्डा M क्या बन जाएगी बेटा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। एक किसकी यूनिट होगी बेटा, लैम्डा M की। बड़ा ही आसान है, ठीक है। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अगला क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और लैम्डा EQ से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। इसका क्या मतलब है कि कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट, कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट से जो आपको कंडक्टेंस मिलेगी वो किसके बराबर होगी, सिंपल लैम्डा इक्विवेलेंट के बराबर होगी। फिर से वही बात हम करेंगे कि मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लगभग क्या होता है, बराबर होता है। फिर से हम क्या लेंगे, V सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम लेंगे जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट पड़ा हुआ है बेटा। हम इसको कब यूज कर रहे हैं, जब आपको कंसंट्रेशन नॉर्मलिटी में दी जाए। तो नॉर्मलिटी पढ़ के आए, नॉर्मलिटी कैपिटल N क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ग्राम इक्विवेलेंट कितना दिया हुआ है बेटा, वो हमारे पास है 1। वॉल्यूम कितना है बेटा, V सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब है तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1000 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आएगी, N की नॉर्मलिटी। यहाँ से अगर V निकालो तो कितना हो जाएगा, V निकालो तो 1000 अपॉन कैपिटल N। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, V की। V क्या है, V सेंटीमीटर क्यूब, वो V
वो वॉल्यूम है जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट पड़ा हुआ है। वही जो भी हमने मोलर कंडक्टेंस के लिए देखा था कि कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है बेटा? कप्पा के। तो कंडक्टेंस ऑफ V सेंटीमीटर क्यूब, जहां पर ग्राम इक्विवेलेंट डला हुआ है, ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा? कप्पा इंटू V। यही किसके बराबर है? यही किसके बराबर है? ये बराबर है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, ये किसके बराबर बेटा? कंडक्टेंस ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के, जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? लैम्डा EQ से। क्या हो गया बेटा? कप्पा मल्टीप्लाई V। फिर से आप V की वैल्यू पुट कर दो तो कप्पा मल्टीप्लाई 1000 अपॉन कैपिटल N। फॉर्मूला आ गया। यूनिट चेक कर लेते हैं यार। कप्पा की यूनिट क्या है? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। नॉर्मलिटी क्या होती है? ग्राम इक्विवेलेंट। वॉल्यूम किस में दिया हुआ है? सेंटीमीटर क्यूब में। तो लैम्डा इक्विवेलेंट की यूनिट क्या होगी? यूनिट ऑफ लैम्डा इक्विवेलेंट क्या हो गया बेटा? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट इनवर्स। कहानी खत्म बेटा। हमने 2 टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अगले स्लाइड में हम इनके बीच में रिलेशन देखेंगे बेटा। रिलेशन क्यों देखेंगे? क्योंकि जब एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम बार बार फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम इनके रिलेशन से ही पूरा न्यूमेरिकल क्या कर लेंगे बेटा? सोल्व कर लेंगे। देखो यार, रिलेशन बिटवीन लैम्डा एम लैम्डा इक्विवेलेंट अभी जस्ट पढ़ के आए कि सर लैम्डा इक्विवेलेंट किसके बराबर है? कप्पा मल्टीप्लाई 1000 अपॉन N। और लैम्डा M किसके बराबर है सर? वो है आपका कप्पा मल्टीप्लाई 1000 अपॉन M। N और मोलरिटी में क्या रिलेशन होता है? देखो यार, नॉर्मलिटी कैपिटल N इक्वल होता है मोलरिटी कैपिटल M मल्टीप्लाई वैलेंसी फैक्टर। और वैलेंसी फैक्टर को आप N फैक्टर भी बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ? N मल्टीप्लाई M मल्टीप्लाई कैपिटल N इक्वल टू M मल्टीप्लाई N फैक्टर बेटा। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दूँ। N की जगह में क्या पुट कर दूँ? लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल टू कप्पा मल्टीप्लाई 1000 अपॉन M मल्टीप्लाई N फैक्टर। नन्हे मुन्ने बच्चों, ये जो वैल्यू है ये किसकी है बेटा? अभी जस्ट पढ़ के आए, लैम्डा M की। तो बेटा लैम्डा इक्विवेलेंट क्या हो गया? लैम्डा M अपॉन N फैक्टर। एक रिलेशन तो ये बन गया। आप चाहो तो इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेजने पर आपके पास लैम्डा M क्या हो जाएगा बेटा? लैम्डा इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई N फैक्टर। बड़ी आसान चीज़ें हैं जो आपको समझना पड़ेगा और इसके न्यूमेरिकल बहुत ही आसान होंगे। जब हम करेंगे तो आपको बड़े आसान लगेंगे बेटा। ठीक है, यहाँ तक आने क्लियर है बेटा? आगे देखते हैं।